बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर, आज शाम 4 बजे होगी धामी मंत्रिमंडल की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। 50% सब्सिडी पर चीनी नमक देने का भी प्रस्ताव। जी हाँ, चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा संभव बताई जा रही है। तो महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर, आज शाम 4 बजे होगी धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होगी। शाम 4 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। आपको बता दें कि 20% सब्सिडी पर चीनी नमक देने का भी प्रस्ताव इसमें पास हो सकता है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा संभव मानी जा रही है। तो आज शाम 4 बजे होगी धामी मंत्रिमंडल की यह महत्वपूर्ण बैठक। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह मंत्रिमंडल की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। माना जा रहा है तकरीबन 12 ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन पर मोहर लगेगी और 50% सब्सिडी पर चीनी नमक देने का प्रस्ताव। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव बताई जा रही है। शाम 4 बजे धामी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें 12 प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर मंथन होगा और इनको मंजूरी मिल सकती है। तो बैठक में 12 से ज्यादा प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लग सकती है। साथ ही 50% सब्सिडी पर चीनी नमक देने का प्रस्ताव भी हो सकता है, जिससे सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। तो हम आपको बता दें, आज शाम 4 बजे धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, मंत्रिमंडल की बैठक, और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंथन होकर, चिंतन होकर मोहर लगेगी। चारधाम यात्रा को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव बताई जा रही है। अंशुमन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। अंशुमन, धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शाम 4 बजे आयोजित होगी। कौन कौन से ऐसे वो बड़े प्रस्ताव होंगे जिन पर मोहर लग सकती है? देखिए सुनील, निश्चित तौर पर क्योंकि आज ये महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 22 तारीख को चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और उस पर भी चर्चा होगी। अलग अलग विभाग को लेकर जो प्रस्ताव तैयार किए गए हैं वो प्रस्ताव इसमें रखे जाएंगे। सभी मंत्रियों को पहले बता दिया गया था कैबिनेट की बैठक है और सभी लोग देहरादून में उपस्थित रहेंगे। और उसके साथ ही चाहे वो गृह विभाग हो या पर्यटन विभाग हो या उसके साथ ही खाद्य विभाग हो, उसकी तरफ से प्रस्ताव रखा जाएगा। निवेश और अवस्थापना नीति के थिंक टैंक सेतु का प्रस्ताव हो या अंत्योदय कार्ड धारकों को आने वाले वक्त में नमक और चीनी देने का प्रस्ताव हो जो प्राथमिक परिवार हैं, और उसके साथ ही और अन्य प्रस्ताव है जिस पर चर्चा होगी। और उसके साथ ही सुनील की चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है, उस पर भी चर्चा होने वाली है। तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और क्योंकि इससे पहले कई ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो लगातार, चाहे वो पुरानी पेंशन बहाली का मामला हो या उसके साथ ही कई और अन्य मामले हैं, इसको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। लगातार मुख्यमंत्री से कई लोगों ने पहले मुलाकात भी की थी और उन सभी विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन ये कुछ अहम बिंदु है जिस पर चर्चा होने वाली इस कैबिनेट में है। जी बिल्कुल, ये अहम बिंदु जिन पर चर्चा होगी। साथ ही अंशुमन, आपने बताया कि अन्य कई ऐसे मसले हैं जिन पर चर्चा तो होगी, लेकिन चर्चा होने के साथ आगे उनका खाका तैयार किया जाएगा। लेकिन अभी जो 12 से ज़्यादा प्रस्ताव हैं इनको आज मंजूरी मिल सकती है। और चारधाम यात्रा, चूंकि ये एक बड़ी चुनौती है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अंशुमन, बिल्कुल, एक निश्चित तौर पर चुनौती सुनील चारधाम यात्रा की होने वाली है, क्योंकि चारधाम की यात्रा 22 तारीख से ही शुरू हो जाएगी और लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस बार यात्रा करने आएंगे। ऐसे में चारों धामों में जो तैयारियां कर ली गई हैं वो कितनी पुख्ता तौर पर हैं और क्या तैयारी अभी है, इसको लेकर भी सभी जो प्रभारी मंत्री भी अलग अलग जगहों के सभी मंत्रियों को बनाया गया था। और उसके साथ ही चाहे चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, वहाँ के जो पुराने मंत्री हों उनसे भी इसको लेकर जानकारी ली जाएगी कि क्या व्यवस्थाएं अभी चारधाम की है। और सरकार भी ये चाहती है कि चारधाम यात्रा सुगम तरीके से चले, सरल तरीके से चले और बहुत भव्य तरीके से इस यात्रा का आयोजन किया जाए। तो ये तो मुख्य बिंदु होगा ही सुनील की, इस पर तो चर्चा होगी ही। उसके साथ ही जो अन्य प्रस्ताव है उस पर भी चर्चा होगी सुनील। बिल्कुल, और 50% जो व्यवस्था की बात हो रही है उसमें फिर चीनी है, नमक है, ये सीधा आम जनता को खाद्य नीति के तहत दिया जाएगा। इसको कितना महत्वपूर्ण माना जाए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं, खास करके जो पहाड़ी क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत लाभप्रद साबित होगा कि चाहे वो नमक हो या चीनी हो, जब उनको वो राशन उपलब्ध हो पाएगा। अंत्योदय कार्ड धारक, खास करके अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए ही गैस सिलेंडर को फ्री रिफिलिंग की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की गई है, जो साल भर में 4 बार वो रिफिलिंग करवा सकते हैं। और उसके साथ ही जो है अब वो अंत्योदय कार्ड धारक जो खास करके जो प्राथमिक परिवार हैं वो सभी को ये व्यवस्थाएं मिलेगी, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा भी मिलेगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और इसके साथ ही आने वाले समय में G20 की जो बैठकें होने वाली हैं
को लेकर भी चर्चा हो सकती है, अक्टूबर में इन्वेस्टर समिट को लेकर भी चर्चा हो सकती है, नीति आयोग की तरह निजी सेतु बनाने को लेकर चर्चा हो सकती है, निगरानी एवं मूल्यांकन की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं, इससे ये माना जाए कि ये महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिन पर मंथन होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये तो बिल्कुल जरूरी भी है क्योंकि आने वाले वक्त में इन्वेस्टर समिट होने वाली है उत्तराखंड के अंदर, जो कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में आयोजित की जाएगी। और उससे पहले ही अलग अलग जगहों पर विदेशों के रोड शो निकाले जाएंगे और हिंदुस्तान के भी अलग अलग जो प्रमुख शहर है वहां पर भी रोड शो किया जाएगा। और प्रयास यही किया जाएगा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आए, जिससे यहाँ पर लोग निवेश करें। और सरकार का ये लक्ष्य भी है और प्रयास भी है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री है उसके लिए निवेश को और सरल तरीके से बनाया जाए कि लोग यहाँ पर आसानी से आकर इंडस्ट्री लगा सके और अपना बिजनेस कर सके। यहाँ के स्थानीय लोगों को भी इसको लेकर रोजगार मिलेगा। इस पर तो चर्चा वाजिब भी है कि इस पर चर्चा होगी ही, और उसके साथ ही और जो अहम बिंदु है उस पर भी सुनील चर्चा होगी। चलिए अंशुमन बने रहिएगा, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज में हुए घटनाक्रम के बाद इंटेलिजेंस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा बढ़ाने की रिपोर्ट भेजी है। साथ ही मुख्यमंत्री के मुख्य सुरक्षा अधिकारी को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री के सार्वजनिक कार्यक्रमों की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज घटनाक्रम के बाद सीएम धामी की सुरक्षा बढ़ी। मुख्यमंत्री आवास सचिवालय में सुरक्षा बढ़ाई गई। इंटेलिजेंस ने सीएम की सुरक्षा बढ़ाने की दी रिपोर्ट। रिपोर्ट को लेकर पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक। सीएम के सुरक्षा मानकों को रिवाइज करने का फैसला। यूपी के प्रयागराज में अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद अब उत्तराखंड में भी पुलिस अलर्ट पर है। वहीं प्रयागराज घटनाक्रम के बाद इंटेलिजेंस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर रिपोर्ट दी है। सूत्रों ने बताया है कि इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में सुरक्षा मानकों के सख्ती से पालन को कहा है। साथ ही सत्यापन के बाद ही मुख्यमंत्री को आगंतुकों से मिलने की सलाह दी गई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मद्देनजर सीएम आवास, सचिवालय और मुख्यमंत्री के सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। इंटेलिजेंस के इनपुट को लेकर पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग की गई है, जिसमें डीजीपी सहित पुलिस के वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। बैठक में सीएम धामी के सुरक्षा मानकों को रिवाइज करने का फैसला लिया गया। उसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था जो कैटेगरी के हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से पूरा रिव्यू भी कराया जाए और उसको पूरा विदाउट एनी लूप होल एनफोर्स भी कराया जाए, ये भी इंस्ट्रक्शंस जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा है, लेकिन सीएम के कार्यक्रमों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन होता नजर नहीं आता है। सीएम धामी कॉमन सिविल कोड, धर्मांतरण कानून और लैंड जिहाद पर सख्ती को लेकर चर्चाओं में है। ऐसे में इंटेलिजेंस ने सीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं करने को कहा है, जिस पर मुख्यमंत्री के आसपास सुरक्षा घेरा और कड़ा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। आपको बता दें कि पीसीसीएफ के पद पर विराजमान होंगे आईएफएस विनोद सिंघल। नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और लंबे समय से पीसीसीएफ पद पर चला आ रहा है अदला बदली का खेल। अंशुमन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अंशुमन, ये पीसीसीएफ को लेकर लगातार विवाद चला रहा है, कभी कोई विराजमान होता है, कभी कोई विराजमान होता है, आखिर क्या है इसके पीछे की मुख्य वजह? सुनील, से कुछ ही दिन पहले हाईकोर्ट में भी फैसला आया था जो कि राजीव भरतरी के पक्ष में आया था और राजीव भरतरी को यह कहा गया था कि उसके अगले दिन यानी 10 बजे फिर वो अपना चार्ज संभाल ले, यानी मुख्य वन संरक्षक का चार्ज संभाल ले, और विनोद सिंघल को उस पर हटा दिया गया था। और उसके बाद विनोद सिंघल फिर सुप्रीम कोर्ट गए। दरअसल मामला 2021 से पहले का है कि जब राजीव भरतरी जांच कर रहे थे जिम कॉर्बेट में अवैध निर्माण, अवैध कटान को लेकर जांच चल रही थी, उस वक्त इनको हटाया गया था। वर्तमान में जो तत्कालीन वन मंत्री थे वो हरक सिंह रावत थे। और इसके साथ ही जब ये जांच चल रही थी तो विनोद सिंघल को माफ करिएगा, राजीव भरतरी को जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया था। विनोद सिंघल को मुख्य वन संरक्षक बनाया गया था। उसके बाद
फिर अलग अलग जगहों पर कैट में सुनवाई हुई और उसके बाद फिर हाईकोर्ट मामला गया। राजीव भरतरी के पक्ष में हाईकोर्ट से फैसला आता है और उसके बाद फिर विनोद सिंघल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि राजीव भरतरी की जगह विनोद सिंघल अब मुख्य वन संरक्षक होंगे। और अब क्योंकि फिर शासन से फिर जिस तरीके से पिछले दिनों में देखा कि जब राजीव भरतरी को हाईकोर्ट से फैसला आता है उसके बाद शासन, क्योंकि उस समय छुट्टी थी सरकारी और 10 बजे का कार्यक्रम था, लेकिन उनको चार्ज मिलता है लगभग 2:30 से 3 बजे के करीब और फिर से अभी शासन का रुख स्पष्ट नहीं है। शासन का रुख स्पष्ट होगा उसके बाद जो है फिर से विनोद सिंघल को पद दिया जाएगा और राजीव भरतरी में फिर से 27 तारीख को हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। जो राजीव भरतरी का मामला है उसको लेकर फिर से हाईकोर्ट में 27 तारीख को सुनवाई होगी। कैट में भी जो है वही सेम सुनवाई है। अवमानना को लेकर याचिका दायर की गई है राजीव भरतरी की तरफ से और वो अब सुनवाई होगी। तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि जब 2021 का मामला लगभग नवंबर का मामला है, 25 नवंबर 2021 को इनको राजीव भरतरी को हटाया गया था और विनोद सिंघल को प्रमुख वन संरक्षक बनाया गया था। तो ये मुख्य वन संरक्षक की भूमिका में उससे लगातार काम करते चले आ रहे हैं। सिर्फ क्योंकि राजीव भरतरी का कार्यकाल बचा भी नहीं है, अप्रैल के अंत में अब राजीव भरतरी का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। विनोद सिंघल और राजीव भरतरी दोनों वरिष्ठ अधिकारी हैं और ये वरिष्ठतम का ही आधार है कि जब हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया तो राजीव भरतरी को ज्यादा वरिष्ठ माना गया, क्योंकि राजीव भरतरी ने कहा था कि वो ज्यादा वरिष्ठ है और उनको चार्ज मिला था, लेकिन कुछ कारणों के वजह खास करके उन्होंने जो अपने इंटरनल पॉइंट से कहा था कि राजनीतिक दबाव की वजह से उनको हटाया गया था और विनोद सिंघल को उस जगह पर स्थापित किया गया था। तो ये सब पूरा मामला है और फिर अभी शासन का रुख उस समय भी स्पष्ट नहीं था, आज भी स्पष्ट नहीं है। अब शासन का रुख स्पष्ट होगा उसके बाद फिर विनोद सिंघल को चार्ज दिया जाएगा। फिर 27 तारीख को सुनील इस पर चर्चा होनी है हाईकोर्ट में, तो इस पर अभी देखना होगा कि आगे क्या क्या फैसले आते हैं। जी, शासन के रुख की अगर बात की जाए तो इस पूरे विवाद में शासन का रुख क्या कहता है अंशुमन? देखिए, सचिव का ये कहना है कि अभी उनके पास कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है, कोई ऐसी जानकारी नहीं है। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो लगा दिया है हाईकोर्ट के आदेश पर, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया था कि विनोद सिंघल से चार्ज लेकर अब राजीव भरतरी को यह चार्ज दिया जाए और राजीव भरतरी ने वो चार्ज लिया थी। हालांकि उसके बाद फिर तबादले भी हुए, लेकिन उस तबादले को निरस्त कर दिया गया। उनके पास जो चार्ज था उसके आधार पर, क्योंकि उनका विवेक होता है, वो आप उसको तबादले कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है, तो उसको लेकर ही राजीव भरतरी को फैसला करने का अधिकार पूर्ण रूप से नहीं है। तो ये पूरा एक फैक्टर है जो लगातार चला आ रहा है। उनको जैव विविधता बोर्ड का जब अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव की वजह से मुझे मुख्य वन संरक्षक पद से हटाया गया, विनोद सिंघल को वहां पर लाया गया और उसके बाद फिर लगातार मामला चला, मामला कैट में गया, वहां से कुछ सुनवाई हुई और उससे भी राजीव भरतरी के पक्ष में मामले आए। फिर वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में उनके पक्ष में मामला आया और उसके बाद फिर उन्होंने चार्ज संभाला और बहुत कम ही समय उनके पास बचा हुआ भी है। और उनसे हमारी बातचीत भी हुई थी, जिस दिन उन्होंने पद संभाला था तो उन्होंने कहा कि थोड़ा कम समय है लेकिन काम ज्यादा है, क्योंकि काम वो जो जितना करते हैं उससे ज्यादा वहाँ उनके कर्मचारी करते हैं। उन्होंने कहा संतोष बहुत बड़ी चीज होती है, संतोष और जो इरादे हो अगर नेक हो तो काम बेहतर होता है। लेकिन फिर से वही हुआ है कि विनोद सिंघल के पक्ष में फैसला आया है, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने यही वजह तो नहीं है कहीं अंशुमन के यहाँ अधिकारी लॉबी उलझी रही इन सारे विवादों में, कौन विराजमान होगा पद पर, उधर तमाम लोगों ने वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर लिया। चलिए खैर ये अलग विषय है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र के सहयोग से होगा एयर एम्बुलेंस का संचालन। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के दौरान एयर एम्बुलेंस सेवा भी संचालित होगी। एयर एम्बुलेंस एम्स ऋषिकेश में तैनात की जाएगी। जरूरत के हिसाब से एयर एम्बुलेंस को संबंधित स्थानों पर भेजा जाएगा। जल्दी ही धामी सरकार और केंद्र सरकार के बीच होगा करार। एम्बुलेंस संचालन का 50% व्यय केंद्र और 50% राज्य खर्च करेगा। तो 50-50% खर्च होगा, यानी कुल मिलाकर ये कि केंद्र की मदद से राज्य सरकार एयर एम्बुलेंस का संचालन करेगी। अंशुमन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अंशुमन, चारधाम यात्रा हो या फिर अन्य तमाम आपदाएं, एयर एम्बुलेंस का होना बहुत जरूरी है और ऐसे में केंद्र की मदद से इसे संचालित किया जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी ये पक्ष केंद्र में रखा गया था और उसके बाद केंद्र ने माना भी था कि उत्तराखंड को एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता है। और चाहे चारधाम की यात्रा हो, देखिए चारधाम की यात्रा बहुत भव्य तरीके से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और संचालित की जाती है और उसके साथ ही कभी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और संचालित की जाती है और उसके साथ ही कभी ऐसे आपदा का क्षेत्र, जब कोई आपदा आती है प्राकृतिक, उस समय भी दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। तो केंद्र ने यह माना भी है और अब राज्य और केंद्र के पूर्ण रूप से सहयोग से एयर एम्बुलेंस स्थापित की जाएगी, क्योंकि एयर एम्बुलेंस ऋषिकेश एम्स में होगी और अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो केदारनाथ जाना हो या यमुनोत्री जाना हो
या कहीं प्राकृतिक आपदा आती है, उस जगह पर अगर एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो उसे वहाँ पर भेजा जाएगा। इसका जो खर्च होगा वो 50% राज्य वहन करेगा और 50% केंद्र इस खर्च को वहन करेगा। ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि पिछले साल में देखा गया सुनील कि जब चारधाम की यात्रा चल रही थी उस वक्त केदारनाथ धाम में खास करके हार्ट अटैक से लोगों की ज़्यादा डेथ हुई और वहाँ पर डॉक्टर्स भी की उपलब्धता ना होने की वजह से ये दिक्कतें ज़्यादा हुई। हालांकि इस बार स्वास्थ्य विभाग ने ये भी प्लान तैयार किया है कि केदारनाथ और यमुनोत्री जहाँ पर चढ़ाई ज़्यादा है ऐसी जगहों पर हृदय रोग विशेषज्ञ को भी आवश्यक रूप से वहाँ पर स्थापित किया जाए, वहाँ वो रहें, जिससे अगर किसी की भी तबीयत खराब होती है, कोई दिक्कत होती है तो वहीं पर उनका उपचार किया जा सके। और अगर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है तो एम्बुलेंस का मदद भी लिया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी भी है और ये बहुत फ़ायदेमंद भी उत्तराखंड के लिए साबित होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अंशुमन। खबर देहरादून से है, जहां पर मेयर सुनील उनियाल गामा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हां, मेयर सुनील उनियाल गामा के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाने वाले अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है। विकेश नेगी ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए आय से अधिक संपत्ति के तहत ये मामला उठाया। मेयर सुनील उनियाल गामा सहित गुरुराम राय दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। अदालत ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए मामले में सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख तय की है। आराम से ये पकड़ो। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पौड़ी जिले के करीब 33 गांव में तेंदुए का आतंक बरकरार है और तेंदुए के आतंक से 33 गांव में कर्फ्यू लगाया गया है। शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। सप्ताह भर से आपको बता दें करीब 33 गांव में तेंदुआ 2 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर तेंदुए का आतंक, तेंदुए का खौफ इस कदर है कि अब कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। 33 गाँव में कर्फ्यू लगा दिया है। आपको ये बताते चले कि शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है और 33 गांव के लोगों तो पिछले सप्ताह भर से 2 लोगों को अपना निवाला ये तेंदुआ बना चुका है। वन विभाग की टीम निगरानी लगातार कर रही है, बावजूद इसके ये तेंदुआ गिरफ्त में नहीं आ पा रहा और तेंदुए का खौफ है अब ग्रामीणों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि यहाँ प्रशासन ने कदम उठाते हुए 33 गाँव में कर्फ्यू लगा दिया। मुकेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ पौड़ी से मौजूद हैं। मुकेश, 33 गांव में कर्फ्यू लगाना पड़ा है, तेंदुए का खौफ इस कदर है, वन विभाग को आखिर ये कामयाबी क्यों नहीं मिल पा रही? मैं बताना चाहूंगा कि जो घटना सामने आई है पौड़ी जनपद के डिगरी खाल और दुर्गपुर जिनमें 2 ग्रामीणों को बाघ ने अपना निवाला बनाया है, जिसके बाद प्रशासन हरकत पाया है। वहां पर 2 दर्जन से अधिक पीआरडी के जवान, पुलिस के जवान और वन विभाग के जवान वहां पे तैनात किए गए। इससे पहले वन विभाग को ग्रामीण द्वारा सूचित भी किया गया था कि यहाँ पर कुछ जो बाघ है वो सक्रिय है। उसके बाद भी जो वन विभाग है उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा रहा कि 2 ग्रामीणों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। जी, अभी फिलहाल क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? अभी की बात करूं तो कल रात से ही जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने वहां पर मोर्चा संभाल लिया है। वे खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीआरडी के जवान वहां पर तैनात किए गए हैं, वन विभाग के जवान वहां पर तैनात किए गए। जिलाधिकारी खुद वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही ट्रायंगुलर गन के साथ वहां पर जवान को तैनात किया गया है कि अगर बाहर क्षेत्र में कहीं दिखा जाता है तो उसको बेहोश किया जा सके और उसको पकड़कर जंगल वाले क्षेत्र में छोड़ा जा सके। इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया है? कर्फ्यू लगाना एक बड़ी बात हो जाती है और 33 गांव हैं इसकी जद में, जो शाम 6 बजे से और सुबह 7 बजे तक लोग घर में कैद हो जाते हैं। लोगों के अंदर भय का माहौल है, लोग डरे सहमे में हैं। जो हमारी ग्रामीणों से बात की उनका साथ कह रहा था कि जब तक जो ये बाघ है इनको पकड़ा नहीं जाता है तब तक भय का माहौल नहीं बना रहेगा। जिलाधिकारी ने जरूर ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही इनको ट्रैंक्विलाइज करके इनको पकड़कर जो जंगली क्षेत्र है, जानवरों का क्षेत्र, वहां पर छोड़ दिया जाएगा। मगर ग्रामीणों की बात की जाए, बहुत भय के अंदर ग्रामीण है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए, वरना जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, वो स्कूल नहीं जा पाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई भी इससे प्रभावित होगी। इसके साथ ही जो रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रामीण लोग हैं,
अपने खेतों में जाते हैं, कामकाज के लिए जाते हैं, तो ये काफी बाधित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये वजह है कर्फ्यू लगाने की, रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। इसके साथ ही साथ वन विभाग के द्वारा कहा गया है कि ग्रामीण कोई भी रात को घरों से बाहर न निकले, दोपहर में घरों से बाहर ना निकले। काफी भय का माहौल ग्रामीणों को देखा जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। पौड़ी जिले में बाघ के हमले में 2 लोगों की मौत से दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। प्रशासन ने बाघ के आतंक को देखते हुए 2 तहसीलों के दर्जनों गांवों में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। इसके साथ ही 17 और 18 अप्रैल को दोनों तहसीलों के स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए। पौड़ी में खूंखार बाघ के आतंक से सहमे लोग। बाघ के हमले में 2 लोगों की मौत से दहशत। जिला प्रशासन ने दर्जनों गांवों में लगाया कर्फ्यू। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू। 17-18 अप्रैल को स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद। पौड़ी जिले के दर्जनों गांव के ग्रामीण बाघ की दहशत में है। बाघ के हमले में 13 और 15 अप्रैल को 2 लोगों की मौत के बाद इलाके में खौफ का माहौल है। बाघ के आगे भी हमले का खतरा बना हुआ है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने रिखणी खाल और धुमाकोट तहसील के दर्जनों गांव में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। इसके अलावा 17 और 18 अप्रैल को इन दोनों तहसीलों से स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। डीएम पौड़ी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रिखणी खाल के डल्ला गांव में बाघ के हमले में बुजुर्ग की मौत के बाद वन विभाग ने हमलावर बाघ को पकड़ने के लिए गांव में पिंजड़ा लगा दिया है। बाघ के हमले में वृद्ध की मौत के बाद आसपास के गांव में दहशत बनी हुई है। शाम ढलते ही लोग घरों में कैद हो जा रहे हैं। लोगों की सबसे बड़ी चिंता स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। हालांकि प्रशासन ने 2 दिनों के लिए स्कूलों में छुट्टी घोषित की है, लेकिन 2 दिन बाद स्कूल खुलने पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है। हमलावर बाघ के खतरे को देखते हुए वन विभाग के कर्मी बंदूकों के साथ लगातार गश्त कर रहे हैं। ड्रोन की मदद से इलाके की निगरानी और बाघ को लोकेशन ट्रैक की जा रही है। प्रशासन और वन विभाग ने एहतियाती इंतजाम तो किए हैं, लेकिन खून के प्यासे बाघ के पकड़े जाने तक लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।